हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल टेस्ट मित्र। आज हम 1000 जीके क्वेश्चन सीरीज़ का पार्ट 3 लेके आए हैं आपके लिए। दोस्तों, बढ़ते हैं हम हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। भारत की पहली महिला एकदिवसीय क्रिकेट कप्तान कौन है? सांथा रंगास्वामी, नीलिमा जोगालकर, डायना एल्दुजी या शुभांगी कुलकर्णी। सही जवाब है दोस्तों इसका डायना एल्दुजी। डायना एल्दुजी भारतीय महिला क्रिकेट टीम की बाएं हाथ की स्पिनर थी। उन्होंने अपने खेल के दौरान कई टेस्ट मैचों में भारत की कप्तानी की और साथ ही एक जैसे मैचों में भी भारतीय टीम का नेतृत्व किया। डायना एल्दुजी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व व्यापार संगठन कितने सदस्यों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो राष्ट्र के बीच व्यापारों के नियम से संबंधित है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो भी व्यापार की गतिविधियां हैं उसके से जुड़े जो नियम हैं, उसके जो नियम हैं वो डिसाइड करता है कि ये सही है या गलत है। अगर दो देशों चार देशों के बीच में से अगर मिलके कोई नियम बनाने हैं तो भी वो बनाता है और उसमें भी मदद करता है। तो इसके जो टोटल नंबर ऑफ सदस्य हैं वो कितने हैं? ऑप्शन दोस्तों 125, 164, 178 या 196। सही जवाब है दोस्तों इसका 164। WTO जो है यानी विश्व व्यापार संगठन 164 सदस्यों वाला एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो राष्ट्रों के बीच व्यापार के नियम से संबंधित है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में आयोजित की गई थी? ऑप्शन है दोस्तों इलाहाबाद, कानपुर, कलकत्ता, बॉम्बे। सही जवाब है दोस्तों इसका कलकत्ता। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक 28 दिसंबर 1885, दोस्तों ये याद रखना, 28 दिसंबर 1885 को आयोजित की गई थी। प्रमुख नेता जो शामिल थे उसमें थे वो एलन ह्यूम, दादा भाई नौरोजी, दोनशो वाचा और वोमेश चंद्र बनर्जी। ये राजनीतिक सुधारों की मांग करने के लिए ब्रिटिश शासन के तहत भारत में, तब ब्रिटिश शासन था भारत के अंदर, और ब्रिटिश शासन के तहत भारत के लिए राजनीतिक सुधारों की मांग के लिए इसका गठन किया गया था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा सोना उत्पादक राज्य है? केरल, आंध्र प्रदेश, गुजरात या कर्नाटका। सही जवाब है दोस्तों इसका कर्नाटका। भारत में सबसे बड़ा सोना उत्पादक राज्य कोई है तो वो है कर्नाटका, और कर्नाटका में कोरल गोल्ड फील्ड्स हैं। KGF आपने सुना होगा, ये वहाँ पे है और ये सबसे बड़ी है उत्पादन के मामले में भारत में। दूसरे नंबर पे झारखंड और आंध्र प्रदेश जैसे राज्य भी आते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले भगवत गीता का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया? इंग्लिश ट्रांसलेशन किया भगवत गीता का। ऑप्शन है दोस्तों जोनाथन डंकन, विलियम जोन्स, चार्ल्स विल्किंस या जॉन ऑगस्ट। सही जवाब है दोस्तों इसका चार्ल्स विल्किंस। चार्ल्स विल्किंस एक अंग्रेजी टाइपोग्राफर, मुद्रक और प्राच्यविद थे जो 18वीं शताब्दी के दौरान रहते थे भारत में। उनका जन्म 1749 में हुआ और उनकी मृत्यु 1836 में हुई। विल्किंसन को भारतीय भाषाओं और साहित्यों के अध्ययन में उनके महत्वपूर्ण भूमिका के लिए जाना जाता है। दोस्तों ये ध्यान रखना, इनको भारतीय भाषाओं और साहित्य के अध्ययन के लिए जाना जाता है। अगर कोई पूछे तो कौन सी भाषा के लिए जाना जाता है तो इसका जवाब होगा भारतीय भाषाओं के लिए। ये थे विल्किंस। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में कहाँ से प्रवेश करती है? ऑप्शन है दोस्तों बदायूं, बरेली, बिजनौर या महाराजागंज। सही जवाब है दोस्तों इसका बिजनौर। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग में बिजनौर शहर से प्रवेश करती है। बिजनौर गंगा के किनारे स्थित है और उस बिंदु को चिन्हित करता है जहां नदी उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश में बहती है। दोस्तों ये याद रखना, उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश में बहती है, लेकिन अगर यही चीज़ पुरानी होती या कुछ टाइम पहले की होती तो ये यूपी से ही निकलती, क्योंकि उत्तराखंड यूपी से अलग होके एक नया राज्य बना। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में वैदिक सभ्यता निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे विकसित हुई? ऑप्शन है दोस्तों झेलम, नर्मदा, भागीरथी, सरस्वती। सही जवाब है दोस्तों इसका
सरस्वती। सरस्वती नदी को ना एक बहुत प्राचीन नदी है और हमने हमेशा सुना है हमारे बड़ों से, बुजुर्गों से, बचपन में हमने कई बार सुना कि गंगा जमुना सरस्वती, गंगा जमुना सरस्वती, पर हमें गंगा और जमुना दिखती है लेकिन हमें सरस्वती नहीं दिखती है। उसकी वजह ये है कि सरस्वती नदी जो है ना वो काफ़ी हद तक सूख चुकी है और एक प्रमुख नदी प्रणाली नहीं रह गई है। लेकिन वैदिक ग्रंथों की बात करें अगर, प्राचीन वैदिक ग्रंथों में, तो आप पाएंगे कि सरस्वती नदी का जो उल्लेख है वो वहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण नदी के रूप में किया गया है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। शंकर लक्ष्मण निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? आजकल ऐसे क्वेश्चन कई आते हैं कि आपको एक क्रिकेटर का नाम या फुटबॉल प्लेयर का नाम या किसी भी प्लेयर का नाम दे देंगे और पूछेंगे कि ये कौन से स्पोर्ट्स से संबंधित है। तो इस सवाल में शंकर लक्ष्मण निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन है क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, बैडमिंटन। सही जवाब है दोस्तों इसका हॉकी। शंकर लक्ष्मण का संबंध हॉकी से है। वो एक प्रमुख भारतीय फील्ड हॉकी खिलाड़ी थे जिन्होंने अपने खेल के दौरान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व किया। शंकर लक्ष्मण ने कई टूर्नामेंट जीतने के लिए अपना योगदान भारतीय टीम में दिया। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। ये है शंकर लक्ष्मण जी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। बंदर हीरा परियोजना मध्य प्रदेश के किस जिले में संचालित है? पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर या निवाड़ी? सही जवाब है दोस्तों इसका छतरपुर। छतरपुर जिला अपनी हीरा खनन गतिविधियों के लिए जाना जाता है जिसमें बंदर हीरा परियोजना भी शामिल है। इस क्षेत्र में हीरे के महत्वपूर्ण भंडार हैं और ये भारत के उत्पादन में, भारत के जो हीरा का उत्पादन है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। छतरपुर में पाया जाने हीरा अपनी गुणवत्ता के लिए मूल्यवान है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले। गोविंदगढ़ पैलेस निम्नलिखित शासकों का ग्रीष्मकालीन निवास था। ऑप्शन दोस्तों रीवा, दतिया, मांडू, ओरछा। सही जवाब है दोस्तों इसका रीवा। महाराजा रीवा की ग्रीष्मकालीन राजधानी गोविंदगढ़ भारत के मध्य प्रदेश में रीवा से लगभग 18 किलोमीटर दूर है। लगभग 13,000 वर्ग मीटर में क्षेत्रफल के साथ रीवा बघेलखंड एजेंसी में सबसे बड़ी रियासत थी और मध्य भारत में दूसरी सबसे बड़ी रियासत थी। दोस्तों अगर कभी ऐसा सवाल है कि मध्य भारत में दूसरी सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी तो आएगी रेवा। ये रेवा की रियासत की पुरानी एक तस्वीर है, आप देख सकते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। 40 मीटर का एक अखंड स्तंभ है जिसके शीर्ष पर दो मुखी भगवान है। 40 मीटर का एक अखंड स्तंभ कौन सा है जिसके शीर्ष पर दो मुखी भगवान है? ऑप्शन है दोस्तों 12 खांबी, 8 खांबी, भीम गजा या खम्ब बाबा। सही जवाब है दोस्तों इसका भीम गजा। भीम गजा 40 मीटर का एक अखंड स्तंभ है जिसके शीर्ष पर दो मुखी वाले भगवान हैं और उसके सामने एक छोटा मंदिर है। इसका उत्तीकरण एवं शिलालेख में राष्ट्रकूट राजा का उल्लेख है। इसमें यह भी कहा गया है कि राजा प्रबल ने पास में ही विष्णु का एक मंदिर बनवाया था जो पास के मंदिर के द्वार पर गरुड़ की छवि से मिलता जुलता है, जिसके अंदर एक शिवलिंग भी है जो 861 ईस्वी में बोला जाता है कि बनाया गया था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। गोंड किला सतखंड कहाँ स्थित है? ऑप्शन है दोस्तों खरगोन, मुरैना, मंडला, नीमच। सही जवाब है दोस्तों इसका मंडला। गोंड किला सतखंडा मध्य प्रदेश के मंडला में स्थित है। यह किला गोंड राजवंश से जुड़ा है। यह एक प्राचीन राजवंश था जिसके वर्तमान मध्य प्रदेश साहित्य सहित मध्य भारत के कुछ हिस्सों पर शासन किया था। सतखंडा किला एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल है दोस्तों, जो क्षेत्र की समृद्ध विरासत और सत्यापता का चमत्कार को दर्शाता है। यह क्षेत्र के ऐतिहासिक अतीत की याद दिलाता है और पर्यटकों को, इतिहास प्रेमियों को आकर्षित करता है। तो देखते हैं दोस्तों कैसा दिखता था ये किला। दोस्तों अभी किला ऐसा दिखता है। बढ़ते हैं दोस्तों। त्रिकुटा पहाड़ी कहाँ स्थित है? ऑप्शन है आपके पंचमढ़ी, सांची, मैहर या चित्रकूट। सही जवाब है दोस्तों इसका मैहर। मैहर एक ऐसा शहर है जो अपने आध्यात्मिक महत्व के लिए जाना जाता है।
मैहर में त्रिकुटा पहाड़ी विशेष रूप से मैहर देवी मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे एक सुप्रसिद्ध देवी जी का मंदिर है जो देवी शारदा को समर्पित है, यानी सरस्वती माँ को समर्पित है। यह एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है और देश के विभिन्न हिस्सों से भक्तों को आकर्षित करता है। पहाड़ी और मंदिर परिसर आसपास के परिदृश्य का मनमोहक दृश्य प्रस्तुत करते हैं और क्षेत्र में सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व रखते हैं। दोस्तों, सरस्वती जी का जो मंदिर है वो पहाड़ी पे है और वहाँ जाने के लिए आपके पास सीढ़ियों का भी ऑप्शन है, वहाँ पे आपके लिए वैन भी चलती है और लिफ्ट जिसको हम बोलते हैं आम भाषा में वो भी चलती है। और अगर हम कहें तो ये जैसे यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे दिख नहीं रहा है लेकिन यहाँ पे रोप वे की व्यवस्था भी है, वो कहीं इस तरफ है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। नवंबर 2021 में जारी नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचांक के अनुसार मध्य प्रदेश भारत का कौन से नंबर का राज्य है? ऑप्शन है दोस्तों सबसे गरीब, दूसरा सबसे गरीब, तीसरा सबसे गरीब या चौथा सबसे गरीब। सही जवाब है दोस्तों इसका चौथा सबसे गरीब राज्य। नवंबर 2021 में जारी नीति आयोग के बहुआयामी गरीब सूचांक के अनुसार मध्य प्रदेश भारत का चौथा सबसे गरीब राज्य है। दोस्तों ये एमपीजी के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उच्च न्यायालय की ग्वालियर खंडपीठ के वर्तमान भवन का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस वर्ष में किया गया था? आप सबको पता होना चाहिए दोस्तों कि जो एमपी का जो हाई कोर्ट है उसका जो मेन ऑफिस है वो है जबलपुर में, फिर ग्वालियर और इंदौर उसके जो दूसरे दो ऑफिस है। भोपाल में उसका कोई नहीं है। अगर आपसे पूछे कि कितने हाई कोर्ट हैं तो आप कहेंगे 3, चौथा प्रस्तावित है भोपाल में जो अभी तक शुरू नहीं हुआ है। ऑप्शन है दोस्तों 1994, 1996, 1999 या 2001। सही जवाब है दोस्तों इसका 1999। उच्च न्यायालय की ग्वालियर खंडपीठ की वर्तमान इमारत का निर्माण वर्ष 1999 पूरा हुआ था। इमारत का उद्घाटन 1999 किया गया था और तब से यह क्षेत्र के एक महत्वपूर्ण न्यायिक संस्थान के रूप में कार्य कर रहा है जो विभिन्न नागरिकों और आपराधिक मामलों को संभाल रहा है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। नागपुर उच्च न्यायालय की स्थापना के लिए लेटर्स पेटेंट्स निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत जारी किया गया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1883, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1915 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। सही जवाब है दोस्तों इसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1915। नागपुर उच्च न्यायालय की स्थापना सम्राट जॉर्ज द फिफ्थ द्वारा भारत सरकार अधिनियम 1915 की धारा 108 के तहत जारी किए गए लेटेंट पेटेंट्स दिनांक 2 जनवरी 1936, दोस्तों तारीख याद रखना आप महत्वपूर्ण है, के आधार पर की गई थी। अदालतों की स्थापना मध्य प्रांत और बरार की कानूनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए की गई थी और ब्रिटिश भारत के भीतर एक अलग प्रांत था। दोस्तों जब मध्य प्रदेश नहीं बना था तब ये मध्य प्रांत का एक हाई कोर्ट था। बाद में मध्य प्रदेश बनने के बाद मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जब एक था तो मध्य प्रदेश का जो हाई कोर्ट था वो मध्य भारत का हाई कोर्ट कहलाने लगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान की वास्तविक काल यानी रियल टाइम निगरानी के लिए बनाए गए मोबाइल ऐप का नाम क्या है? ऑप्शन है दोस्तों कोवी स्वास्थ्य, कोवी संदेश, एमपी कोविड ऐप या कोविड योद्धा। सही जवाब है दोस्तों इसका कोवी संदेश। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। कोविड संदेश ऐप का उपयोग अभियान की गतिविधियों और प्रगति की निगरानी के लिए किया गया था जिसका उद्देश्य भारत में कोविड-19 महामारी के दौरान जागरूकता पैदा करने का था और युवाओं और संस्थाओं को शामिल करना था, यानी वॉलंटियर्स को इकट्ठा करना था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। नवंबर 2019 में मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य सरकार की नौकरियों में खिलाड़ियों को कितना प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला किया? दोस्तों ये इंपॉर्टेंट फैसला है क्योंकि आरक्षण का मुद्दा अभी हर जगह पे बहुत ज़्यादा चल रहा है। ऑप्शन है दोस्तों आपका 2%, 5%, 7% या 10%। सही जवाब है दोस्तों इसका 7%। नवंबर 2020 में मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य सरकारी नौकरियों में खिलाड़ियों को 7% आरक्षण देने का निर्णय लिया। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। कथकली निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है?
दोस्तों डांस फॉर्म आर्ट कल्चर ये जो हैं और अवार्ड्स ये जो हैं हर एग्ज़ाम में कम से कम 1 से 2 सवाल आते ही। अगर आपका 20 क्वेश्चन का पेपर है तो भी 1 से 2 सवाल आएंगे, 25 का है तो भी 1 से 2 सवाल आएंगे, 50 क्वेश्चन आ रहा है तो हो सकता है 2 से 4 सवाल भी आ जाए। तो आप दोस्तों आर्ट कल्चर का आप विशेष ध्यान रखिए और याद रखिए कौन सी चीज़ कहाँ से है। तो आपके ऑप्शन है दोस्तों केरला, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश। कथकली निम्नलिखित में किस राज्य में संबंधित है? तो आपका सही जवाब होना चाहिए केरला। कथकली एक पारंपरिक नृत्य नाट्य शामिल है जिसकी उत्पत्ति भारत के केरल राज्य में हुई। यह एक अत्यधिक शैलीबद्ध और वास्तविक कला रूप है जो नृत्य, संगीत और अभिनय के तत्वों को जोड़ता है। कथकली अपनी जीवंत वेशभूषा, जटिल श्रृंगार और अभिव्यंज हाव भाव के लिए जाना जाता है। मैं आपको एक बार वापस से इसको हाईलाइट कर दूं। अपनी वेशभूषा, श्रृंगार और हाव भाव के लिए जानी जाती है। इसे देखने में आश्चर्यजनक और मनमोहक प्रदर्शन बनते हैं। ये कथकली के है, आप देख सकते हैं ड्रेस फॉर्म भी है इनका प्रॉपर। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। कन्हेरी गुफाएं किस शहर में स्थित है? ऑप्शन है आपका दोस्तों मुंबई, रायसेन, जयपुर, अहमदाबाद। सही जवाब है दोस्तों इसका मुंबई। कन्हेरी गुफाएं मुंबई के 2 सहस्त्र आबादियों में मजबूत बनी हुई हैं। कन्हेरी गुफाएं मुंबई 2 सहस्त्राबादियों से मजबूत बनी हुई हैं। गुफाओं का निर्माण सोलसेट द्वीप, अगर कोई से पूछे कौन से द्वीप पे, तो सोलसेट द्वीप पर बेसोल्ट की चट्टानों पर, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी चट्टानों पर, तो बेसोल्ट की चट्टानों पर किया गया था, जिसे मुंबई में शतपष्टी के नाम से भी जाना जाता है। आप देखें ये भी पूछा जा सकता है कि शतपष्टी के नाम से भी, तो आप ये भी ध्यान रखें। ठाणे से 6 मील की दूरी पर स्थित है ये, और इन गुफाओं का निर्माण 1ली शताब्दी ईस्वी में और 10वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान किया गया था। ध्यान रखना दोस्तों, 1ली शताब्दी और 10वीं शताब्दी के दौरान किया गया था। ये वो गुफाएं हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय कृषि क्षेत्र में स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे? दोस्तों ये जो क्रांतियां हैं ना, रिवॉल्यूशंस, याद रखिएगा इंडियन जो हुए हैं वो बहुत ही बेहतरीन हुए हैं। उन्होंने पूरा ही माहौल जो देश का वो बदल के रख दिया। तो आप ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये रिवॉल्यूशंस आप याद रखिएगा, खेती के लिए हुआ है, दूध के लिए हुआ है, और भी कई चीज़ों के लिए हुआ है। तो ऑप्शन है दोस्तों आपका हॉर्टिकल्चर, कोकोनट प्रोडक्शन, कैश्यू कल्टीवेशन या मिनरल्स। सही जवाब है दोस्तों आपका इसका हॉर्टिकल्चर। बागवानी में स्वर्ण क्रांति का तात्पर्य भारत में फसलों, सब्जियों, फूलों और अन्य बागवानी फसलों के उत्पादन और उत्पादकता में उल्लेखनीय वृद्धि से है। दोस्तों मैंने आपको कहा था ना रिवॉल्यूशन हुआ है और ये कृषि के लिए हुआ है, आप ध्यान रखिएगा इसको। इसका जो उद्देश्य था, जो इम्पोर्टेंट इसका जो रीज़न था, वो किसानों की आजीविका में सुधार करने के लिए था और आधुनिकीकरण, तकनीक प्रगति और बेहतर अभ्यास लाने का था, यानी बेहतर प्रैक्टिसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर के लिए ये था। इसमें आपको इसके मैनेजमेंट के बारे में, उत्पादन के बारे में आप इसमें ध्यान केंद्रित करने के लिए इसका रिवॉल्यूशन को लाया गया था। इस क्रांति के आने के बाद इंडिया में जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन था उसमें बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ, और आज आप देख सकते हैं कि इंडिया जो है कई चीज़ों में हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द थिंग्स है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कोई व्यक्ति मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है? ऑप्शन है दोस्तों आर्टिकल 28, आर्टिकल 32, आर्टिकल 37, आर्टिकल 45। दोस्तों एज ए स्टूडेंट आपको फंडामेंटल राइट्स एकदम याद होने चाहिए, और आपको एकदम श्योर होना चाहिए कि यार हाँ ये आर्टिकल यहाँ है, ये आर्टिकल यहाँ है, ये आर्टिकल यहाँ है, ये आर्टिकल यहाँ है, 6 है, ये यहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है और ये यहाँ पे आता है। आपको एकदम दिमाग में श्योर होना चाहिए और एकदम दिमाग में रहना चाहिए आपकी कौन सी चीज़ कहाँ है, क्योंकि ये हर एग्ज़ाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है। क्योंकि पॉलिटी जो है वो लगभग 90% ऑफ द टाइम एग्ज़ाम में 2 क्वेश्चन लगभग आते ही हैं। कभी पंचायती से आ जाएगा, कभी म्यूनिसिपैलिटी से आ जाएगा, कभी अधिकारों से आ जाएगा, कभी डीपीएसपी से आ जाएगा, या कभी प्रेसिडेंट से पूछ लेंगे, कभी प्रियम्बल से पूछ लेंगे, कभी राज्यपाल पूछ लेंगे, कभी हाई कोर्ट पूछ लेंगे, कभी स्टेट पूछ लेंगे। तो
या फिर कोई शेड्यूल पूछ लेंगे। तो ये जो चीज़ है ये हमेशा आती है और आप हमेशा ध्यान रखिएगा और हमेशा ध्यान रखा कीजिए और हमेशा संविधान पे फोकस किया कीजिए, क्योंकि एज ए इंडियन सिटीजन भी आपको पता होना चाहिए कि संविधान में हमारे क्या अधिकार हैं क्या नहीं। सवाल एक बार वापस पढ़ते हैं दोस्तों। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कोई व्यक्ति मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है? ऑप्शन है दोस्तों आपका आर्टिकल 28, आर्टिकल 32, आर्टिकल 37 या आर्टिकल 45। सही जवाब है दोस्तों इसका आर्टिकल 32। ये आपका आर्टिकल 32 इसका सही जवाब है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 व्यक्तियों को अपने मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए सीधे हाई कोर्ट नहीं, सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए अधिकार देता है। यह अपने आप में एक मौलिक अधिकार माना जाता है और नागरिकों लिए अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ सुरक्षा पाने का एक जरिया है। यानी आपका कोई भी राइट हार्म हो रहा है तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जाके बोल सकते हैं कि सर मेरा ये राइट हार्म हो रहा है, लेकिन वो एक इम्पोर्टेंट रीज़न होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको फांसी की सज़ा हो रही है और आप चलेगा कि यार मेरे जीने का अधिकार हार्म हो रहा है, नहीं। वहाँ पे कोर्ट आपको और भी फटकार भी लगा सकती है, जुर्माना भी लगा सकती है और आपकी फांसी को भी जल्दी कर सकती है। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा आपको जाने से पहले दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। 1890 के दशक में उत्तर पश्चिमी इंडियाना के इंडियाना ड्यून्स में पारिस्थितिक उत्तराधिकार का अध्ययन किसने किया? ऑप्शन है दोस्तों आपके जी एल्विन, हैचिनसन, फ्रेडरिक क्लेमेंट्स, चार्ल्स एल्टन या हेनरी चैंडलर क्लाउस। सही जवाब है दोस्तों इसका हेनरी चैंडलर क्लाउस। हेनरी चैंडलर क्लाउस 27 फरवरी 1869 से 12 सितंबर 1939 एक अमेरिकी वनस्पति शास्त्री और पारिस्थितिक अग्रणी थे जो परिस्थितियों का इतिहास देखते हैं। शिकागो विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। उन्होंने नॉर्थ वेस्ट इंडियाना के इंडियाना ड्यून्स में पारिस्थितिक उत्तराधिकारी का अध्ययन किया। इससे इंडियाना टिब्बा को संरक्षित करने का प्रयास शुरू हुआ था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। कथक में जुगलबंदी किस चीज़ को संदर्भित करती है? देखो एक और सवाल आ गया दोस्तों आर्ट एंड कल्चर से। ऑप्शन है दोस्तों मंच में प्रवेश करने के लिए परिचयात्मक आइटम, जिसको बोलते हैं ना इंट्रोडक्टरी, की शुरुआत में अपना परिचय कराने के लिए एक प्रकार का वो आइटम है। प्योर रिदमिक मूवमेंट्स बिफोर द एंड, अंत के पहले शुद्ध लयबद्ध हरकतें। फास्ट फुटवर्क यानी तेज फुटवर्क, एकदम फटाफट पैर चलाना। ऑप्शन 4 नर्तक और तबला वादक के बीच के प्रतिस्पर्धक खेल को। सही जवाब है दोस्तों इसका कॉम्पिटिटिव प्ले बिटवीन डांसर एंड तबला प्लेयर, यानी जो तबला बजा रहा है और जो डांस कर रहा है उन दोनों के बीच के एक प्रकार का कंपटीशन चलता है, उसको कथक में जुगलबंदी बोलते हैं। देख सकते हैं दोस्तों एक्सप्लेनेशन में यही लिखा है। एक दोस्ताना प्रतियोगिता में भाग लेते हैं जो जटिल फुटवर्क, स्पिन और अभिव्यंजन हाव भाव करता है, जबकि तबला वादक लयबद्ध पैटर्न और सुधार के साथ प्रदर्शन करता है। यानी पहले दोनों डांस करते हैं, एक डांस करता है एक तबला बजाता है और इन दोनों के बीच में एक फ्रेंडली कंपटीशन चलता है कि देखते हैं कौन बेहतर कर रहा है। उस चीज़ को जो बोलते हैं ये जुगलबंदी बोलते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। ये इस पार्ट का आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों। किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए 67th फिल्म फेयर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? ऑप्शन है दोस्तों आपको शेरशाह, 83, RRR या KGF चैप्टर 2। सही जवाब है दोस्तों इसका शेरशाह। फिल्म शेरशाह को 2022 में 67th फिल्म फेयर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया। यह फिल्म एक जीवनी युद्ध नाटक है जो एक भारतीय सेना अधिकारी कैप्टन विक्रम बत्रा, ये नाम याद रखिएगा आप दोस्तों, कैप्टन विक्रम बत्रा, जिनके जीवन पर यह फिल्म आधारित है। इनको मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। यह ध्यान रखिएगा, ये पूछ सकते हैं कि विक्रम बत्रा जी को कौन सा मेडल मिला था, तो परमवीर चक्र मिला था। 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान बहादुरी के लिए ये मेडल उनको दिया गया था।
तो 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान ही उनकी शहीद हुए थे वो। तो अगर ये पूछे कौन से युद्ध में शहीद हुए थे, तो कारगिल युद्ध में शहीद हुए थे। 67 फिल्म फेयर पुरस्कारों में प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार अर्जित किया कौन सी फिल्म ने? फिर शेरशाह ने। दोस्तों ये शेरशाह मूवी थी, इसमें कैप्टन विक्रम बत्रा का जो रोल था वो सिद्धार्थ मल्होत्रा ने निभाया था। तो दोस्तों आपको कैसा लगा हमारा वीडियो, ये कमेंट में बताइए। तब तक के लिए हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। हम पार्ट 4 के साथ जल्दी आपके सामने आएंगे। और दोस्तों एक और ज़रूरी सूचना, हमारी एक वेबसाइट है testmiत्र.com, जहाँ जाके आप अलग अलग एग्ज़ाम्स के फ्री मॉक टेस्ट दे सकते हैं। तो वहाँ जाइए, विजिट कीजिए, फ्री मॉक टेस्ट दीजिए, आगे बढ़िए। जय हिंद, जय भारत।